कोई ऐसा पॉइंट था चाइल्डहुड में where you felt कि अब मुझे बड़ा होना पड़ेगा? छोटे उम्र से ही मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया था। घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थे। 8 साल तक कोई इनकम नहीं थी और पैसे लोन पे लिए हुए थे, तो घर में वो फोन कॉल भी आते थे, हम पैसे कब दे रहे हैं, तो काफी डिफिकल्ट पीरियड से वो गुजरे। आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी लाइक? रीना और मैंने बहुत जल्दी शादी की। मैं 21 साल का था, वो 19 साल की थी, एंड हम लोग एक दूसरे को सिर्फ 4 महीना जानते थे उससे पहले। शादी जैसा जरूरी कदम आपको सोच समझ के लेना चाहिए। उस वक्त जवानी के जोश में आप बहुत सारी चीजें नहीं समझते हो। रीना और मैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे दिल में बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए। आपको अगर पिन पॉइंट करना है खुद में एक रेड फ्लैग, पहले ऐसा था जब मुझे दुख होता था या जब कोई मुझे हर्ट करता था, उसके बाद आप मुझ तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जूही और मेरा झगड़ा हुआ 7 साल चला। मैंने 7 साल तक जूही के साथ बात नहीं की। आई क्राई वेरी इजीली। दिन में कम से कम 8-10 दफा तो मैं रोता हूँ। कोई है आपकी लाइफ में जिसने आपके लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस? अम्मी, आपको जो करना आप करो, दिल मत दुखाओ किसी को। ये बहुत बड़ी सीख अम्मी ने मुझे दी थी। डिड यू फील लोनली एट एनी पॉइंट? एक ट्रेट आपका जो आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपसे कभी ना सीखे। कि यार आदमी को इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए और इतना सख्त नहीं होना चाहिए इमोशंस के मामले में। आपकी मूवी अच्छी करती है या बेकार करती है, वो ज्यादा अफेक्ट करता है कि जुनैद की मूवी अच्छी करती है बेकार? सितारे ज़मीन पर रिलीज कहाँ हो रही है? सितारे ज़मीन पर रिलीज हो रही है थिएटरों में। मैं सिनेमा का बंदा हूँ। कभी आपने दुखाया दिल? मैंने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया है। मैंने अपनी अम्मी के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा है। उनके साथ शायद मैंने बहुत नाइंसाफी की। कोई ऐसा पॉइंट था चाइल्डहुड में where you felt कि अब मुझे बड़ा होना पड़ेगा, now I've grown up? वो तो मुझे अभी तक फील नहीं होता। बट मेच्योरिटी व्हाट डू यू फील? कौन से पॉइंट पे? हर बच्चे को एक टाइम पे लगता है ना कि चलो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बड़ा हो गया है। किस पॉइंट पे ऐसा लगा? किसी का 30 में आता है, किसी का 10 साल में आ जाता है। व्हाट वाज दैट पॉइंट फॉर यू? घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थे। अब्बाजान जो फिल्में बना रहे थे, आमतौर पे लोगों को लगता है प्रोड्यूसर के घर में बहुत ज्यादा पैसा होगा, फिल्म प्रोड्यूसर। इसमें सच्चाई नहीं है। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स काफी स्ट्रगल करते हैं, यू नो, टू मेक एंड्स मीट। एक्चुअली उनकी एक फिल्म बहुत लंबी अटक गई थी, लॉकेट। ओके। 8 साल लगे उसको बनने में। तो उसमें जो एक्टर्स थे उनकी डेट्स की प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिल्म तो 1-1.5 साल में बननी थी, 1-1.5 साल में, लेकिन वो खींचते खींचते 8 साल तक चली। तो 8 साल तक कोई इनकम नहीं थी घर में, और क्योंकि अब्बाजान ने पैसे लोन पे लिए हुए थे, इंटरेस्ट 36%। हाँ, टॉप लेवल इंटरेस्ट। टॉप लेवल। तो there was a rough patch in the middle, you know. So when did you realize as a kid? Actually जब मैं कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में चल रही है, क्योंकि हर किसी को रियलाइज भी नहीं होता ना, एक पॉइंट के बाद ही समझ आता है। नहीं समझ में आ जाता है, क्योंकि हम लोग घर में वो फोन कॉल भी आते थे ना, अब पैसे कब दे रहे हैं, जो जिन्होंने पैसे दिए थे फिल्म में लगाए थे, फिल्म अटकी हुई है, जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी आप पैसे लौटा नहीं पाओगे। तो ही वाज स्टक इन अ, यू नो, इन अ विशियस सर्कल कि कोई पैसा और नहीं दे रहा है, फिल्म आगे नहीं बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है। जब तक फिल्म आगे नहीं बढ़ेगी तब तक पैसे नहीं आएंगे, फिल्म रिलीज होगी तभी पैसे आएंगे। तो काफी डिफिकल्ट पीरियड से वो गुजरे थे। और मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं टेनिस बहुत खेलता था, कॉम्पिटिटिव लेवल खेलता था मैं, और वो पैसे जो मैं कमाता था टेनिस के जरिए वो मैं अम्मी के पास रखता था। और चूंकि मुझे पता था घर में तकलीफ है, तो मैं अम्मी से कहता था कि मेरी कोई भी चीज आपको खरीदना, जूते खरीदने, कपड़े खरीदने, आप मेरे पैसे से ले लो। तो व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस, आई एम रियलाइजिंग कि छोटे उम्र से ही मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया था। इज देयर एनी वैल्यू और एनीथिंग जो पापा से आप में आती है? जी, अब्बाजान में एक बात थी कि वो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी थे, गिव अप नहीं करते थे। कितनी भी बड़ी तकलीफ उनके सामने हो और उन्होंने एक से एक तकलीफें झेली हैं, वो उसको सामना करते थे, उसको गिव अप नहीं करते थे। तो वो मैंने उनसे सीखा है। दूसरा, वो ही वाज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। बोल दिया तो हाँ, तो वो मुझे याद है कई दफा ऐसा हुआ था जब उन्होंने एक्टरों को बोला था इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, फिल्म आप रिलीज होने दो, जब फिल्म कमाएगी मैं आपको दूंगा। मुझे याद है दत्त साहब ने मुझे बोला था कि आपके फादर ने जख्मी बनाई थी और मुझे लगा शायद मुझे पैसे मिलेंगे नहीं, लेकिन वो फिल्म रिलीज हुई, चली, और ताहिर साहब आए मेरे पास और मुझे मेरे पूरे पैसे दिए। तो he said, so he used to, you know, he was a man of his word. He used to stick to his commitments. तो there are a lot of things I've learned from him. Yeah. मुझे अब्बाजान कहते थे, जब हम लोग कहानियां सुनते थे ना, वो मुझे हमेशा याद है, कहानी खत्म होती थी, राइटर डायरेक्टर होते थे, तो वो कहते थे कि आप अपनी कहानी एक लाइन में सुनाइए। अगर आप अपनी कहानी एक लाइन में नहीं सुना पाएंगे तो फिल्म हिट नहीं होगी। तो मैं छोटा था, मुझे लगता था यार बेचारे ने अभी 3 घंटे लगे कहानी सुनाने, एक लाइन में कैसे सुनाएगा। अब्बाजान बहुत अनरीजनेबल हो रहे हैं। लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हुआ, फिल्म मेकिंग के बारे में मैं और समझा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली वो क्या बोल रहे थे। आपका प्रेमाइज क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो, वो आप एक लाइन में बोलो। मारी छुरियां छोरों से कम है कि, ये एक लाइन में कहानी है दंगल में। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो प्रेमाइज क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो। एक लाइन में अगर आप नहीं बोल सकते आप क्या कहना चाह रहे हो, तो फिर आपकी फिल्म कंफ्यूज होगी। टेल मी अबाउट वन ऑफ योर फेलियर्स जहां आपको लगा था कि ये सबसे बड़ा फेलियर है, और विच स्टिल हर्ट्स यू प्रोबेबली। वन फ्लॉप और वन फेलियर जो अभी भी अफेक्ट करता है आपको।
ज्यादातर जो मेरी फिल्में नहीं चली हैं वो मुझे भी पसंद नहीं आई थी, हमने बोला तो मुझे भी लगा सही है ये नहीं चलनी चाहिए थी। वो मैजिक नहीं आया उनमें। नहीं, वो नहीं बनी है, ठीक है यार, पब्लिक करेक्ट बोल रही है, मुझे भी लगा था कि नहीं चलेगी। लेकिन एक फिल्म जो मैंने की थी जो मुझे बहुत दुख हुआ वो थी लाल सिंह चड्ढा। ओके, लाल सिंह चड्ढा मुझे लगा था कि हमने अच्छी खासी फिल्म बनाई है, तो मेरे इमोशंस फिल्म के साथ थे और मुझे लगा था कि हाँ हमने अच्छी खासी फिल्म बनाई है, लेकिन पब्लिक को वो पसंद नहीं आई। तो वो बहुत बड़ा इमोशनल हिट था मेरे लिए। और इतने टाइम तक मेरे पास कोई नाकामयाब फिल्म नहीं थी ना, तो एक के बाद एक 2 फिल्में मेरी नाकामयाब आई। एक तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन उसमें मैं सरप्राइज नहीं था क्योंकि मुझे भी ठग्स पसंद नहीं थे। अभी देखिए आज मैं खुल के बोल सकता हूं, मैं आदि और विक्टर से बहुत मैंने कोशिश की उनको, खैर वो सब उसमें नहीं जाते। जब फिल्म रिलीज हो रही थी मैं भी खुश नहीं था। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, किरण जो मेरी एक्स वाइफ है उनको पता है कि यार मैं जब मेरी रिलीज आती है 2 महीने तक मुझे नींद नहीं आती, लाइक जैसे आजकल अभी मुझे नींद नहीं आ रही रात को, मैं सो नहीं पाता हूँ, माइंड ओवर टाइम वर्क होता है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज से पहले किरण मुझे एक दिन बोला, यार रिलीज नजदीक आ गई, आप बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं, चक्कर क्या है? तो ऐसे किरण, क्योंकि मुझे पता है वो फिल्म नहीं चलने वाली है, मेरे अंदर ना एक्साइटमेंट है ना कोई एंटिसिपेशन है कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि लोग मेरी फिल्म देखेंगे, बल्कि मुझे तो मेरा दिल बैठ रहा है कि लोग अभी मेरी फिल्म देखने वाले हैं और वो मैं खुद खुश नहीं हूं फिल्म से। लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खुश हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं। तो खैर, पर लाल सिंह चड्ढा में तो उस फिल्म में तो जब नहीं चली तो मुझे पता था, हाँ, अंदर से फीलिंग थी कि नहीं, मुझे पता था नहीं चलेगी। Okay. मैं 100% श्योर था नहीं चलेगी। मुझे कोई डाउट नहीं था। डिड यू एक्सप्रेस दैट? या आई एक्सप्रेस्ड इट वेरी स्ट्रांगली टू आदि एंड विक्टर, बट दे वर कॉन्फिडेंट ऑफ इट। देखिए मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता हूँ, ये क्रिएटिव काम है, आप अपने इंस्टिंक्ट से ही तो जा सकते हो। फेयर। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की इंस्टिंक्ट थी कि यार हमने बहुत सही फिल्म बनाई है, बहुत चलने वाली है। मुझे लगा था कि नहीं, ये फिल्म पानी नहीं मांगेगी। मैंने आदि को बोला था, देखिए जब आदमी मरता है ना वो बोलता है पानी पानी, कभी कभी वो पानी मांगने की भी ताकत नहीं होती। तो ये मुहावरा वहां से आया। Okay. तो मैंने कहा था ये फिल्म पानी भी नहीं मांगेगी। तो खैर वही हुआ। तो हाँ, तो इसलिए मुझे इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट उस टाइम पे नहीं होता। डिसअपॉइंटमेंट और जो मेरा दिल टूटा था वो लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे, क्योंकि मुझे वो कहानी बहुत पसंद आई थी। शायद वो रीमेक थी और फॉरेस्ट गंप बहुत लोग देख चुके थे, तो शायद इसलिए नहीं चली, या लोगों को कनेक्ट नहीं हुई। आई थिंक मेरा काम ठीक नहीं था। आई थिंक मैंने परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा हाई पिच किया था, तो वो कनेक्ट नहीं हुआ कैरेक्टर लोगों के साथ। तो वो फिल्म में हम लोग गलत गए, मेरे हिसाब से हम लोग गलत गए उस फिल्म में। लेकिन मेरा इमोशन उस फिल्म के साथ बहुत गहरा था, तो इसलिए उसका हिट बहुत ज्यादा हुआ, मुझे बहुत ज्यादा हुआ। और काफी टाइम तक मुझे लगा कि यार शायद पता नहीं। अच्छा, उस दौरान एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही थी। कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे लाल सिंह चड्ढा आदि बन चुकी थी। एग्जैक्टली हमने हाफ वे में थे, आदि बन गई थी और आदि बननी थी, कोविड आ गया तो हम लोग रुक गए, सब काम रुक गया। तो खैर जब काम रुक गया तो मुझे सोचने का मौका बहुत मिला। अपने करियर की शुरुआत से 18 साल की उम्र में जब मैं असिस्टेंट बना था, तब से लेके कोविड तक मैं उस पागलपन और उस नशे में और उस सिनेमा के रोमांस में इतना खोया हुआ था कि मैंने कभी रुक के अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखा नहीं कि भाई क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्योंकि सिनेमा का वो नशा बहुत ज्यादा होता है और खैर मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा है। तो कोविड की वजह से वो कंपलसरी पॉज आ गया, मैं काम कर ही नहीं पा रहा था, किसी को मिल ही नहीं पा रहा था, घर में बंद था। तो वो एक फोर्स्ड मुझे सोचने का मौका मिला, और मैंने जब सोचना शुरू किया, अपनी जिंदगी को देखना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया है, मैंने अपनी अम्मी के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा है, रीना, किरण, मेरे भाई बहन जो मेरे लोग मेरे बहुत नजदीक रहे हैं, उनके साथ शायद मैंने बहुत नाइंसाफी की। और जब ये थॉट आया तो ये थॉट बहुत जल्दी बढ़ने लगा और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को ब्लेम करने लगा, बहुत ज्यादा गिल्ट में चला गया मैं, और मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अंधा हो गया था मैं शायद। अच्छा, जब मैं ये कहता हूं तो लोगों को लगता है मैं पता नहीं कितना कठोर बाप रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। कंपेयर टू बाकी फादर्स तो मैं फिर भी बेटर था, फ्रैंकली मैं आपको बोलूं तो, क्योंकि मैं फिर भी बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहता था, मेरा ध्यान कहीं और था। तो वो एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन मुझे हुई थी, और उसके बाद वो चीज लाल सिंह आदि बन चुकी थी। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि मैं अभी फिल्में छोड़ दूंगा, मुझे फिल्मों आज के बाद मैं एक भी फिल्म नहीं करूंगा। इतना गुस्सा आया था मुझे अपने आप पे और सिनेमा पे, जिसने मुझे अपनी फैमिली से दूर रखा। ये बहुत इलॉजिकल चीज है, मैं आपको इमोशनल रिएक्शन बता रहा हूं। उस वक्त मैं इतने गिल्ट में था और इतना मेरा ब्रेकडाउन हो गया था, एक्चुअली लिटरली मेरा ब्रेकडाउन हो गया था। तो मैं बहुत बुरे हाल में था और मैंने फैमिली को बुलाया और कहा कि यार मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मुझसे ऐसा हुआ है और मैं इसको करेक्ट करने वाला हूं। आज के बाद मैं कोई फिल्म नहीं करूंगा, लाल सिंह आदि बनी हुई है, इसको कंप्लीट करके अपन रिलीज करेंगे, फिर बस फिर मुझे फैमिली के साथ रहना है।
तो फैमिली भी शॉक हो गई सुन के कि ये क्या बोल रहा है आदमी। तो उनको तो लगा कि ये बोल रहा है, ये सिनेमा के बारे में इतना पागल है, कभी लाइफ में नहीं छोड़ पाएगा, चांस ही नहीं। बच्चों का भी वही रिस्पॉन्स था। लेकिन हुआ क्या कि एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था, और मैंने अद्वैत को बुलाया जब कोविड खत्म हुआ और काम शुरू हुआ। तो मैंने अद्वैत को बुलाया, मैंने अद्वैत यार अब मैं पीछे हट रहा हूँ फिल्म से, एक्टर के तौर पे, प्रोड्यूसर के तौर पे जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूंगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं टीम प्लेयर हूँ। लेकिन जो मैं ज्यादा आगे आके मैं हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होता था वो मैं नहीं करूंगा। आप लोग बहुत केपेबल हो, अद्वैत आप और सारे डायरेक्टर, सारे एचओडीज बहुत ही केपेबल है, मेरी जरूरत ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट होता था तो इसलिए मैं इन्वॉल्व होता था। आप जरूरत है नहीं, आप लोग सही काम करोगे। तो एक भी मीटिंग में मैं नहीं गया, एडिटिंग अद्वैत ने की, मैं सिर्फ चेकिंग करता था, जो प्रोड्यूसर का काम है। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती थी तो मैं दोबारा करवाता था, बट वो प्रोड्यूसर का काम लास्ट में आता है। तो मैंने वो ऑलरेडी एक्शन कर दिया था और ऑफिस जाना बंद कर दिया था। जब मैंने स्टार्ट किया, आयरा मेरी जो बेटी है, उन्होंने अगत्सु नाम का एक नॉन प्रॉफिट कंपनी खोली है जो मेंटल हेल्थ में काम करती है। तो मैं आयरा के साथ ऑफिस जाने लगा। एक्चुअली क्या हो गया, जब मैंने ये डिसीजन लिया तो अब प्रसन्ना भी वेट कर रहा था कि सितारे कब शुरू होगी। तो मुझे लगा कि यार अब मैं उसको बोल दूं कि मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने किसी को बोला नहीं था कि मैं रिटायर हो रहा हूं। मुझे कोई हल्ला वल्ला नहीं करना था कि मैं रिटायर हो रहा हूं और ये करना हूं वो करना हूं। मैंने कहा यार वैसे भी मेरी फिल्में 3-4 साल के बाद एक आती है, तो लाल सिंह आके चली जाएगी, लोगों को लगेगा 3-4 साल के बाद इसकी फिल्म आएगी। जब नहीं आएगी तो वो भूल भी जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी कम फिल्में करता हूं तो आज की डेट में लोग भूल जाते हैं, आगे बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं होगी। 3-4 साल हो, जब लोग पूछेंगे तो मैं बोलूंगा हाँ मैं निकल चुका हूँ। मेरे को इतना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट ये सब नहीं करना था। तो खैर हुआ ये कि एक दिन मैंने प्रसन्ना को बुलाया चेन्नई से, ये कहने के लिए कि भाई अब आप किसी और एक्टर को देखिए, क्योंकि मैं आगे काम नहीं कर रहा हूं। अब ये पहली, मतलब इंडस्ट्री में पहले इंसान को मैं बोलने वाला था कि भाई मैं फिल्में छोड़ रहा हूं। तो उससे एक दिन पहले मेरे बच्चों ने मुझे समझाया कि आप क्या करने जा रहे हो। मैं बोला मैं फिल्म, मुझको मैं बोलने जा रहा हूं कि मैं फिल्म नहीं कर रहा हूं। तो दे सेड आप करने क्या वाले हो। तो ऐसे में आप लोग के साथ अभी टाइम स्पेंड करूंगा। तो उसने बोला वो तो 6 महीने से कर रहे हो आप अब क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, हमारी भी जिंदगी है, हमको भी थोड़ा स्पेस चाहिए। तो मैंने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो एक्चुअली दे वर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। और आयरा ने व्हाइट बोर्ड बनाया, उसने बोला कि आप अगत्सु में पूरी तरह इन्वॉल्व हो, हम अगत्सु में ये 12 चीजें प्लान कर रहे हैं आगे के लिए, इसमें से आप कौन सी चीजें करने वाले हो। तो मैं बोला ये 3 चीजें, इसमें आपका कितना वक्त जाएगा। मैं बोला 15%। तो बाकी 85% आप क्या करोगे। ऐसे तुम लोग के साथ रहूंगा। ऐसे नहीं बोला भी ज्यादा हो गया। और जुनैद ने बोला कि यार आप पेंडुलम की तरह, घड़ी का पेंडुलम होता ना, आप यहां से जाते हो सीधा यहां से आपका सेंटर में कुछ है ही नहीं, आप लेफ्ट में रुकते हो राइट में रुकते हो। एक्सट्रीम, आई एम एक्सट्रीम पर्सनालिटी। तो आप या तो फिल्म में कर रहे हो तो दिन भर वही कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो ये आप एक्सट्रीम नेचर के पापा, आप हमेशा एक्सट्रीम्स में रहे हो। थोड़ा बहुत बैलेंस में आने की कोशिश करो। आप भी 8 घंटा काम कर सकते हो, उसके बाद 6 बजे घर आ जाओ, हमारे साथ रहो। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे समझाया कि आपको फिल्में नहीं छोड़नी चाहिए। हाउ डू यू लोअर दिस वॉइस इन योर हेड कि जब फ्लॉप हो गई, हाँ, और उसके बाद यार मैं थोड़ा बेटर कर सकता था, या अच्छी चीजें चल सकती थी, या मे बी नाउ मेरे में वो चार्म नहीं बचा है, जो वॉइस आती है ना डाउट की, तो ये कैसे किल करते हो दिमाग में। इसका कोई तरीका नहीं है किल करने का। देखिए, जब मैं बड़ा रियलिस्टिक आदमी हूँ, वो मेरी एक स्ट्रेंथ है कि मैं अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाता हूँ। जब मैं अपना काम देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये कमजोर है, यहाँ पे मैंने गलती की है, ये मैंने गलत जजमेंट लिया। तो वो बहुत जरूरी होता है सेल्फ एनालिसिस के लिए। तो मुझे लगता है वो मेरा बहुत शार्प है और वो अच्छी बात है। मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूं, तो जब कोई चीज मैं खोता हूं, चाहे वो इंसान हो या मेरा काम हो, फिल्म जिस पे हमें इतनी उम्मीद थी वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुई, तो बहुत ज्यादा दुख होता है मुझे। और मैं उस शोक को पूरी तरह मनाता हूं, मैं उसको रोकता नहीं हूं। मैं उस डिप्रेशन में रहता हूं और मैं उस बात को छुपाता नहीं हूं। और फिर मैं उसमें से बाहर निकलता हूं, और फिर जो मैंने गलतियां की हैं, फिर उनको मैं बड़ा टेक्निकली देखता हूं, समझने के लिए, एनालाइज करके कि ये कहां गलत गया था मैं। इस दफा मुझे दोबारा वही गलती दोबारा नहीं करनी है। गलती करो लेकिन नई वाली करना वो गलती दोबारा नहीं करनी। हाँ, तो आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली आफ्टर अ पॉइंट। पहले तो मैं धक्का खाता हूं और मैं एकदम कोलैप्स हो जाता हूं, शैटर। बट देन यू एनालिटिकली पिक, देन आई एक एक करके मैं फिर दोबारा खड़ा होता हूं कि हाँ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, अभी आप आगे अपने को ये करना है। एंड आई रियली ट्राई एंड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, बिकॉज एक्चुअली आप सबसे ज्यादा अपनी गलतियों से सीखते हो। और मेरी इतने सालों से कोई फ्लॉप नहीं आई थी ना, कोई नाकामयाब फिल्म नहीं आई थी। फर्स्ट टाइम लाल सिंह में ऑडियंस कुछ और सोच रही थी, मैं कुछ और सोच रहा था, तो मुझे वो झटका लगा। तो उसको मैंने पूरी तरह इस्तेमाल किया टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ गलत गया हूँ परफॉर्मेंस में, हर तरीके से। और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक ठाक है। जावेद साहब एक बात
एक बात कह चुके हैं जावेद साहब, जो मैं बहुत मानता हूं। उन्होंने कहा देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ हंसाने के लिए या मूड अच्छा करने के लिए नहीं होता। ओके, सेंस ऑफ ह्यूमर एक्चुअली गाड़ी के अंदर जो सस्पेंशन होता है ना, दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर। जब आप सड़क पे जा रहे हैं और स्मूथ रोड है तो झटके नहीं पड़ते हैं, तो आपको सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ। लेकिन जब आपकी जिंदगी की सड़क में बहुत खड्डे हैं और आपकी गाड़ी बड़े मतलब खड्डों में जाके आपको बड़े झटके लग रहे हैं, जो जिंदगी आपको झटके देती है, उस वक्त अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ा है ना, तो वो आपको हेल्प होती है, वो झटकों को थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाता है। आप उसी का मजाक उड़ाते हो, आप अपने खुद का मजाक उड़ाते हो, आप सिचुएशन का मजाक उड़ाते हो। यू सी इट इन अ लाइटर वे एंड यू सी के ठीक है होता है यार, हमारे साथ भी हुआ है। तो द एबिलिटी टू डू दैट इज एक्चुअली सेंस ऑफ ह्यूमर। वहां रियल काम में आता है। जावेद साहब का कहना है कि रियल काम सेंस ऑफ ह्यूमर का होता है जब आप जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, और उस मुश्किल दौर में अगर आप अपने आप पे हंस सकते हो तो फिर वो कट जाता है रास्ता, कट जाता है रास्ता। आई एग्री विथ हिम। तो आई फील दैट दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। मैं अपने गलतियों को एक्सेप्ट करता हूं और उनको सुधारने की कोशिश करता हूं, और मैं बाउंस बैक काफी स्ट्रांगली करता हूं। सो अकॉर्डिंग टू यू आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी होगी लाइफ में? पर्सनल, प्रोफेशनल, एनीथिंग। सबसे बड़ी गलती? अरे यार, एक्चुअली टेल मी इन पर्सनल लाइफ, व्हाट डू यू थिंक आपकी सबसे बड़ी गलती? गलतियां मैंने बहुत की, एक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यार वो गलतियों की वजह से ही आज जो मैं हूं, ना सिर्फ अपनी कामयाबी की वजह से हूं, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से भी हूं। अभी मैं एक सिंपल चीज ऐसे बोलता हूं, मैं रीना और मैंने बहुत जल्दी शादी की थी हम लोग। मैं 21 साल का था, वो 19 साल की थी। बल्कि जो लीगली पहला दिन था मुमकिन मेरे लिए शादी करने के लिए, 21 साल का होने के बाद आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, तो 30 दिन तो वहां जाते हैं। तो 14 मार्च को जब मैं 21 साल का हुआ, उसके बाद 1 महीने का नोटिस हुआ, तो 14 अप्रैल हो जाता है। तो लेकिन सैटरडे संडे आ रहा था वहां पे कुछ। तो जो पहला दिन था जो रीना और मेरी शादी लीगली पॉसिबल थी, वो था 18 अप्रैल। The earliest date that was legally acceptable for us to get married, 18th April. 18th April, and we got married on 18th April. एंड हम लोग एक दूसरे को सिर्फ 4 महीना जानते थे उससे पहले, और वो 4 महीनों में भी हमने एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताया था। हमारे मन में बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए, बहुत प्रेम था, तो इसलिए हमने शादी भी की। लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद इतनी जल्दी शादी जैसा जरूरी कदम आपको सोच समझ के लेना चाहिए। उस वक्त जवानी के जोश में आप बहुत सारी चीजें नहीं समझते हो, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है। हालांकि रीना के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कटी है, तो आप इसमें से ये मतलब ना निकालिए कि रीना गलती थी, ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं। बल्कि रीना इज एन अमेजिंग पर्सन, और हम लोग एक तरह से साथ में हम लोग बड़े हुए, क्योंकि हम लोग इतने छोटे थे जब हमने शादी की। तो रीना और मैं बहुत एक दूसरे को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे दिल में बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, प्रेम है। लेकिन वो आई थिंक किसी को भी इतनी जल्दी, इतने यंग एज में, इतनी हड़बड़ाहट में इतना बड़ा कदम शायद नहीं लेना चाहिए। तो आज जब मैं देखता हूँ, दैट्स वन एग्जांपल कि शायद मैं वो नहीं, लेकिन अगर मैं वो नहीं करता तो आज मैं आपके सामने बैठा नहीं होता। तो उसको गलती भी मैं नहीं मान सकता हूँ। इसलिए भी नहीं मान सकता हूँ क्योंकि उससे मुझे 2 ऐसे सबसे में जो बड़ी गिफ्ट्स हैं, जुनैद और आयरा, हमको मुझे उस शादी से मिले। रीना के साथ मुझे 16 साल बिताने को मिले। तो अब ये सारी चीजें गलतियां तो नहीं है, ये तो अच्छी चीजें। तो मुश्किल है वो, एक तरह से वो गलती मैं बोलूंगा कि आप 4 महीने में आपने तय कर लिया आप शादी कर रहे हो, इतना बड़ा फैसला आपने इतना जल्दी ले लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सही भी हुई हैं। आदमी गलती करता है, उसी से सीखता है, और आप जो गलती करते हो फिर आपकी जिंदगी वो हो जाती है, फिर आप उस जिंदगी में अपना सुख ढूंढते हो। तो वो एक जर्नी होती है, एक सफर होता है आपका, जो मेरा रहा है। आज जब मैं देखता हूं मुझे लगता है यार, आज के डेट में अगर मैं किसी को मिलूं 4 महीने में मैं शादी का डिसीजन ले सकता हूं? नहीं, जिंदगी भर इसके साथ गुजारना है क्या? मैं अच्छा, उस वक्त मैं थेरेपी भी नहीं करता था। आजकल चूंकि मैं थेरेपी लेता हूँ तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का मुझे मौका मिला है, समझ में आया है, अपने आप को मैं समझ पाया हूँ। रेड फ्लैग्स मुझे बहुत जल्दी दिखते हैं अभी। आप समझ रहे हो क्या हुआ? तो वो मेरा तो मतलब मैं सोचता हूँ कि यार काश मैं 18 साल की उम्र में मैंने थेरेपी शुरू की होती, तो I would have understood life in a very different way, you know? I know. You said red flag. हाँ. तो आपको अगर पिन पॉइंट करना है खुद में एक रेड फ्लैग जिसकी वजह से आपकी फर्स्ट मैरिज में you broke up. बाप रे. Put out one trait कि maybe this was a trait I was not able to give. I think the one trait that I would say is that I was too lost in my films. That's the fact. So your red flag is your workaholic, or you was? I was a workaholic. That was, I would say, a red flag. Yes. और क्या रेड फ्लैग्स होंगे आपके? मैं इमोशनल बहुत था पहले, मतलब अभी भी हूँ, लेकिन जब मैं हर्ट हो जाता हूँ, मतलब पहले मैं ऐसा था, अभी मैं इंप्रूव हो गया हूँ। पहले ऐसा था जब मुझे दुख होता था, या जब कोई मेरा दिल तोड़ता था, या मुझे हर्ट करता था, तो जैसे कि एकदम शटर डाउन हो जाता है ना,
वैसे चारों तरफ मेरे शटर आ जाता था, और उसके बाद आप मुझ तक पहुंच ही नहीं पाओगे। स्टील शटर ऐसे धड़ाक करके गिरते थे, तो मुझे याद है कि मैं 3-4 दिन तक बात नहीं करता था, साइलेंट रहता था, और सामने वाला, अच्छी बात नहीं है वो। जैसे मुझे याद है एक दिन किरण और मेरा हस्बैंड वाइफ में होता है, अभी मुझे याद भी नहीं क्या बात थी, कुछ अनबन हुई थी और मैं बहुत हर्ट हो गया था किरण से, तो मैंने उसके साथ बात करना बंद कर दिया। अब हम रहे एक ही घर में हैं, एक ही कमरे में सो रहे हैं, एक ही बिस्तर में हम लोग सो रहे हैं, लेकिन बात में उनके बातों का जवाब नहीं दे रहा हूँ, कट टू कट रख रहा हूँ उनके साथ, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ उनके साथ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। अब जो आदमी आपके सामने है उसकी भी कैफियत आप सोचिए, उसको भी बहुत हर्ट हो रहा है कि यार ये आदमी का मैंने दिल दुखाया है, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ उसको वापस जीतने की, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इतना हार्ड। तो चौथे दिन रात को वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी और मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था, तो एक पॉइंट पे वो रोने लगी, और उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त मेरे अंदर 2 इमोशंस दौड़ रहे होते हैं। एक मेरे गुस्से का इमोशन है कि मैं माफ नहीं करूंगा, ईगो एंड डीप हर्ट। ईगो इज अ वेरी राइट वर्ड फॉर दैट। जिद कि मैं माफ नहीं करूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ एक और इमोशन दौड़ रहा है मेरे अंदर, और वो ये है कि मैं देख रहा हूं कि उसको तकलीफ हो रही है, और मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि कैसा बेवकूफ है तू यार, छोड़ना, बात करना, वो कितना ट्राई कर रही है, 4 दिन हो गए यार, ऐसे कैसे तू इतना कठोर कैसे हो सकता है, बात कर यार, उसको छोड़िए। मैं अपने आप को डांट भी रहा हूं, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है, मैं वो कदम नहीं ले पा रहा हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि ठीक है छोड़ो यार। मेरे अंदर वो एक तरफ मैं अपने आप को डांट रहा हूं, ये दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। तो अब थेरेपी के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आई लेकिन तो मैं, ये मेरी एक बहुत बड़ा फ्लॉ, आपने बोला ना कि आपका रेड फ्लैग है, ये बहुत बड़ा मेरा फ्लॉ रेड फ्लैग, कि मैं इतना हर्ट हो जाता था कि मैं फिर सामने वाले को माफ ही नहीं करता था। जूही और मेरा झगड़ा हुआ है 7 साल चला, मैंने 7 साल तक जूही के साथ बात नहीं की, जबकि हम साथ में काम कर रहे थे 7 years, और छोटी सी बात पे मैं अपसेट हुआ था उससे, और 7 साल तक मैंने उससे बात नहीं, और उसने काफी कोशिश की थी जूही ने, मैं टच से मस नहीं होता था। रीना मुझे बोलती थी यार कैसे कर रहे हो तुम, मिलो उससे, खत्म करो। नहीं, जिद्दी। राजा इंसानी देखिए, हाँ। और राजा इंसानी एंड में ना वो बच्चा ऐसे लेके, उसको कुछ सुनने का नहीं है, मैं ऐसा मेरा। मोस्ट ऑफ अस, आई वाज रीडिंग अबाउट साइकोलॉजी, कि हम लोग मेजॉरिटी टाइम्स हमारे लव्ड वंस के साथ जब भी हम गुस्सा होते हैं, हम उनको उस वे में बिहेव करते हैं उनके साथ जिस वे में हमें लगता है कि सबसे ज्यादा सबक सीखने को मिलेगा हमें, इनडायरेक्टली हम उनको वो करते हैं। सो प्रोबेबली लेट्स से आप हर्ट होते एंड आपको लगता है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इतनी जल्दी माफ कर दिया तो इसको समझ ही नहीं आएगा कि इसने मेरे को कितना हर्ट किया, बहुत आसानी से मैं इसको कैसे बोल दूं, इसको समझ आना चाहिए कि इसकी गहराई कितनी है, कितनी बुरी तरह से हर्ट हुआ, टॉर्चर होना चाहिए थोड़ा, एंड इसी की वजह से, और एक बार आप एक दिन ये कर देते हो, देन इंटरनली द ब्रेन कीप्स टेलिंग यू दैट यही सही है, और फिर तभी फाइट होना स्टार्ट होती है कि एक साइड आपका प्यार, वहां आपको लगता है कि यार ये तुम्हें माफ क्या है, ठीक है, इट्स ओके, वी हैव टू लिव फॉरएवर, बट द अदर साइड इज सबकॉन्शियसली यू आर लाइक इससे सबक सीखने को मिलेगा, बट सबक उनको नहीं, खुद को ही मिल रहा है कि यार हम अटके जा रहे हैं, एंड सब सबकॉन्शियसली करते हैं। सही है, बिल्कुल सही। कोई बात नहीं करता है, कोई चिल्ला चोट करता है, कोई छोड़ के चले जाता है, किसी का आपको एक्स्ट्रा बात करता है। आप पहले पूछा था कि आपको गुस्सा आता है, तो मुझे गुस्सा आता है, मैं चुप हो जाता हूँ, आइसोलेट होकर, हाँ, मैं अपने आप को हटा देता हूँ, वो मेरा नेचर है, मैं चुप हो जाता हूँ, साइलेंट। वो बहुत डेंजरस होता है, पैसिव एग्रेसिव बहुत पैसिव एग्रेसिव था मैं, अभी काफी इंप्रूव हो गया। कहां से आता है ये? पता नहीं कहां से आता है यार, बचपन से ही आता होगा। दैट्स व्हाट मोस्ट थेरेपिस्ट टेल यू, दैट आपकी जो चाइल्डहुड वॉइस, आपके पहले 9 साल जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करता है, वो आपको शेप करता है। तो बचपन में आया होगा ये, पता नहीं। हालांकि मेरा बचपन काफी हैप्पी रहा है, इट्स बीन क्वाइट अ हैप्पी चाइल्डहुड फन। जब ऐसे गुस्सा करते हो, लड़ाई करते हो, या कुछ चीज गलत होती है, डू यू क्राई? आई क्राई वेरी इजीली। लास्ट टाइम यू क्राइड? 5 minutes ago। दिन में कम से कम 8-10 दफा तो मैं रोता हूँ, मतलब आंसू तो वैसे निकल जाते हैं। हाँ, मतलब मैं जितने फ्रीली हंसता हूँ उतनी आसानी से मैं रोता हूँ। मैं अपने इमोशंस को कर्ब नहीं करता हूँ, तो अगर मुझे रोना आएगा तो मैं रो दूंगा आपके सामने। और डिस्कशन करते करते, मतलब एक तरफ मैं रो रहा हूँ, बाकी मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, वो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो अपनी जगह है। बट कभी ऐसा होता है कि अकेले में जाके यू वीप? यस, मेनी टाइम्स। When did that happen? Weeks ago, months ago, years ago? जो एक मेरा मेजर, अगर आप बोलेंगे रोने का ब्रेकडाउन हुआ है, उस बात को काफी टाइम हो गया था। पिछले 2 साल में ऐसा तो नहीं हुआ है। That happened personal reason की, प्रोफेशनल? पर्सनल, प्रोफेशनल तो मैं बहुत डिप्रेस हुआ था लाल सिंह के टाइम पे, दैट्स ऑल। उससे पहले मेरी ऐसा कुछ बड़ा डिप्रेशन नहीं हुआ है मुझे काम को लेके। ज्यादातर पर्सनली हुआ है।
आपने पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस करी है टू सम एक्सटेंट, टू लॉट ऑफ एक्सटेंट फॉर प्रोफेशनल करियर। कोई है आपकी लाइफ में ऐसा जिसको यू कैन पॉइंट आउट एंड बी लाइक जिसने आपके लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस की? अम्मी, माय मदर। व्हाई वुड यू से दैट? I think right from childhood, and it's not just my mother, I think all mothers, उनका जो इंस्टिंक्ट होता है ना मदर का, जो एक अंदर से जो एक आवाज़ निकलती है, वो हमेशा बच्चों के लिए होती है। उनकी परवरिश, उनकी देखभाल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो माँ रात भर जागेगी, सो नहीं पाएगी। अच्छा, आप घर नहीं आए हो 10 बजे तक, 11 बजे होंगे, 12 बजे, माँ सो नहीं पाएगी कि बेटा या बेटी बाहर गए, उनको सेफ है कि नहीं, कितनी भी नींद आ रही होगी वो नहीं सोएंगे। ये जो सैक्रिफाइसेस है ना, डेली सैक्रिफाइसेस है, एवरी डे। तो जब आप बच्चे होते हो और 18 साल तक आपकी उम्र हो जाती है, तो वो 18 सालों में जो माँ जितनी सैक्रिफाइसेस करती है, वो हम लोग उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, उसके नजदीक भी नहीं आ सकते। तो आई थिंक अम्मी इज द वन हु सैक्रिफाइस्ड अ लॉट, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर ऑल द 4 of us, चारों बच्चों के लिए जो सैक्रिफाइस अम्मी ने किया है, जो एक सेल्फलेसली बच्चों के लिए सोचा है और बच्चों के लिए जिया है सबसे ज्यादा। या आई वुड से माय मदर हैज डन द सेम। यार, वो सिर्फ आपकी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं। उनको पता होता है कि आपको क्या चीज बॉदर कर रही है या आपको क्या चीज एक्साइट कर रही है, तो उनको हर चीज पता होती है। Agreed. जैसे मैं टेनिस में बहुत एक्साइटेड हुआ करता था, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, अगले दिन मैच है तो मैं रात को सो नहीं पाता था। अभी जैसे रिलीज आती है तो मैं सो नहीं पाता हूँ, वो एक्साइटमेंट। तो जब मैं मैच के लिए जाता था तो अम्मी को पता होता था कि यार ये उसका पूरा फोकस मैच पे। तो मैच के बाद शाम को जब मैं लौटता था तो अम्मी यूज्ड टू बी वेटिंग फॉर मी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी और ने दरवाजा खोला है, चांस ही नहीं है। मेरी घंटी बजी, अम्मी ने दरवाजा खोला, क्या हुआ, जीते क्या हारे, फर्स्ट क्वेश्चन। और मुझे एक इंसिडेंट याद है, मैंने कई दफा बोला भी है, आपको भी सुना देता हूँ, उसका बहुत गहरा असर हुआ मुझ पर। तो अम्मी हमेशा पूछती थी क्या हुआ, जीते क्या हारे। ज्यादातर मैं जीतता था, तो मैं वो कहता था कि हाँ जीता, चलो शुक्र है, टू गिव मी अ हग। एंड अम्मी लव्स चाय, तो हम लोग को बचपन से चाय की आदत हो गई थी, तो चाय बनाती थी, हम लोग बैठ के चाय पीते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही मैं घर आया, अम्मी ने पूछा क्या हुआ, जीते क्या हारे। मैंने कहा हाँ जीते, अरे चलो शुक्र है। चाय पी रहे थे हम लोग हॉल में बैठ के, और अम्मी ने कहा सडनली आउट ऑफ द ब्लू, सोचते सोचते, कि जिस लड़के के साथ आज तुमने खेला वो भी अभी घर पहुंचा होगा, और उसकी अम्मी ने उससे पूछा होगा कि तुम जीते के हारे, उसने बोला होगा मैं हारा, तो इस वक्त उसकी अम्मी को बुरा लग रहा होगा। ये अम्मी ने कहा। मैं सुन के इतना शॉक हो गया। एक तो मुझे लगा कि वो लड़का जो हारा है मुझसे, वो अभी घर गया होगा, उसकी अम्मी ने पूछा, उसकी अम्मी को बुरा लग रहा होगा। सडनली मैं सोच रहा था कि मैंने जीत के कोई गलती तो नहीं की। सडनली मुझे भी बुरा लगने लगा, यार उसकी माँ को बुरा लग रहा होगा अभी। फिर मैंने अम्मी को देखा, मैं सोचा अम्मी को ये थॉट कहां से आया। उसने लड़के का नाम भी पता नहीं अम्मी को, ना उसका चेहरा देखा है। तो अम्मी में ये क्वालिटी है कि वो दूसरे आदमी का दर्द बहुत जल्दी समझ लेती है और पकड़ लेती है। केयरिंग, हर इंसान में अलग अलग इंटेलिजेंसेस होते हैं, जो इंटेलिजेंस ऑफ केयरिंग होती है वो अम्मी में बहुत ज्यादा है। तो वो ये उनका मन ऑटोमेटिकली वहां गया कि यार वो मेरे जैसे एक माँ है जिसको इस वक्त बुरा लग रहा होगा, वो उस माँ के लिए उनको बुरा लग रहा है, जिसको देखा भी नहीं उन्होंने, जिसका नाम भी नहीं पता है। तो उसका बहुत गहरा असर मुझ पे हुआ, वो इंसिडेंट का। वो इंसिडेंट में शायद 11 साल का था, मैं भूल नहीं पाया। एंड दैट हैज स्टेड विद मी, एंड दैट वाज अ बिग लेसन शी टॉट मी। आई डोंट थिंक वो मुझे लेसन सिखा भी रही थी, वो एक्चुअली अपना थॉट शेयर कर रही थी। और वो शॉर्ट थॉट शेयर करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत बड़ी चीज बोल दी अम्मी ने एक्चुअली। तो वो मुझे उस दिन से सीख मिली कि यार किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और हर आदमी के बारे में आपको सोचना चाहिए। हमको अक्सर लगता है कि हम सही हैं, नहीं मुझे ये बोलना चाहिए, लेकिन क्या है, दूसरे आदमी का भी सोचो। हर आदमी के अपने इमोशन होते हैं। आपको जो करना है आप करो, दिल मत दुखाओ किसी का। ये बहुत बड़ी सीख अम्मी ने मुझे दी थी। कभी आपने दुखाया दिल अनोइंगली? नहीं, दुखाया तो है। कोई इंसान ऐसा है नहीं जो कह सकता है कि मैंने किसी का दिल आज तक नहीं दुखाया। नोइंगली अनोइंगली? कभी कभी नोइंगली, कभी कभी अनोइंगली। हाँ, सच तो ये है। नोइंगली फॉर बिकॉज यू आर ऑब्सेस्ड विद वर्क? डिफरेंट रीजंस। कभी कभी आप कुछ चीजें आपको करनी है जो आपको भी पता है आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त आप कर देते हो, फिर बाद में आपको एहसास होता है कि वो नहीं करना चाहिए था। अम्मी कहती थी कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है। अम्मी के मुहावरे मुझे आज तक याद है। नादान दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर होता है। You know, she used to say all these one-liners. They have stayed with me. एक चुप 1000 बातों से बेहतर होता है। Sometimes a silence actually says a lot.
तो या मेरी आप मॉम की बात कर रहे थे तो मेरी मम्मी की मुझे एक चीज़ आती है, मुझे समझ नहीं आता। आई थिंक वो हर किसी मॉम के साथ होता ही होगा। मैं इधर रहता हूँ मुंबई में, मैं इंदौर आज तक सरप्राइज देके जा ही नहीं पाया हूँ। ओह मैं जब सरप्राइज देने की कोशिश करता हूँ, हाँ। मेरी ऐसा एक टाइम नहीं आया कि मेरी मम्मी दरवाजे पे नहीं खड़ी। उन्हें ओह एक इंस्टिंक्ट आया था कि मैं आने वाला, आई डोंट नो हाउ शी कम्स टू नो। एंड मैं हर बार सोचता था कि इस दफा सरप्राइज करो। कुछ तो इस बार सरप्राइज करूंगा। मेरी मम्मी सो जाती रात को 10 बजे, एक बार मैं 11:30 12 बजे गया रात को। अब तो वो जगी सरप्राइज ओह कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आने वाला है। जैसी एक बार सुबह 7 बजे मैं घर जा रहा हूँ और मेरी मॉम उठ जाती 7:30 8 बजे, पर फिर हमारे घर में थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, 9 बजे सब स्टार्ट होता है घर में। 7:30 बजे मेरी मम्मी दिया लेके खड़ी थी, मुझे लगा था कि घर में पूजा कर रही थी वो 7:30, बोलती आज मैं जल्दी कर रही थी और मुझे लगा कि ना तू आएगा। I don't know how this happens. Beautiful that she is able to do something like this. You did movies, you do a lot of movies on parenting. हाँ हाँ एज इट इज टर्न आउट। Yeah, it is turned out. सोचा नहीं था मैंने, लेकिन हाँ हो गया। And 2 movies में स्पेसिफिक बात करता हूँ, एक दंगल और एक 3 Idiots। दोनों की पेरेंटिंग स्टाइल और तारे ज़मीन पर में भी पेरेंटिंग ही है। हाँ हाँ मैं 2 की बात करूँ, हाँ, दोनों की ठीक है, स्टाइल opposite है, opposite बहुत ऑपोजिट है। एक है 3 इडियट्स हाँ, एक में काफी अथॉरिटेरियन टाइप की स्टाइल है कि जो दंगल है कि मैं डिसाइड करूंगा, मैं डिसिप्लिन रखूंगा, मैं हार्ड रहूंगा, एकदम बच्चों को डिसिप्लिन ट्रेन बनाऊं। एक है बच्चों को छोड़ दो, जो करना है करने दो। Correct. ये मैसेज है मूवी का कि यार अगर नहीं करने दोगे तो फिर बच्चे, बिकॉज एंड में वायरस को यही रियलाइज होता है। करेक्ट, यू हैव टू गिव देम फ्रीडम। तो एक परमिसिव है, एक अथॉरिटेरियन, तो बिल्कुल अलग अलग स्टाइल है। कौन सा इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू?